हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पढ़ चुके हैं, मतलब इस लेक्चर में हमको क्या करना है, हमको उसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को ध्वस्त करना है। ठीक है, आप तैयार हैं? पेन पेपर कॉपी लेकर सब बैठ जाइए, दिमाग भी लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। वीडियो को पॉज करिएगा, खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद वीडियो को चलाकर देखिएगा आपका आंसर आया है सही या नहीं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम। अच्छा, ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। यार देखो, एट एसटीपी ऑक्सीजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? आइडियल वॉल्यूम कितना बोला जाता है एसटीपी पे बोला जाता है 22.4 लीटर। ठीक है, ओके सर। टेक द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डायमीटर आपको दे दिया है 3 एंगस्ट्रॉम का, यानी कि 3 × 10⁻⁻10 मीटर का। ठीक है, हाँ ओके सर। आप देखो एक्चुअल वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो एक्चुअल वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एक्चुअल वॉल्यूम निकलेगा सर, देखो मॉलिक्यूल जो है वो तो स्फेरिकल है, ठीक है, तो 4/3 πr³। अब देखो ये तो डायमीटर है, हमको रेडियस चाहिए, तो 3 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 2, या हो गया रेडियस इंटू 3। ये तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है भाई, है ना। हमको एक मोल चाहिए, हमको चाहिए मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो ये जो आइडियल वॉल्यूम आया है तो ये 1 मोल का है। किसका है भाई? ये 1 मोल का है। किसका है ये? 1 मोल का वॉल्यूम है भाई ये 22.4 लीटर एट एसटीपी। अभी हमने जो निकाला वो 1 मॉलिक्यूल का था, हमको इसको 1 मोल के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कितना होगा? वो होगा 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। आओ मल्टीप्लाई करें, 3 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, वाह बाप रे, इंटू पाई इंटू 4/3, ओके, इंटू 6.023 × 10⁻23, वैल्यू आ गई 8.518। एक्चुअल वैल्यू वॉल्यूम आ गई भाई कितनी? 8.515 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये क्या है भाई? मीटर क्यूब में ही आएगा ना, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर में रखी है वैल्यू, तो मीटर क्यूब में आया। अब इसको आपको लीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? लीटर में चेंज करना है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अरे हाँ कि ना, सही बताओ। तो अगर इतना, या मैं बोलूँ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो इतने मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? इतने मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर, ये लीटर में चेंज करने के लिए। अरे नहीं समझ में आएगा, 1 मीटर लिख दिया सर। सर 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 ये कैसा गुनाह कर रहे हो? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, या 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना। तो अगर 10⁻³ मीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, तो इतना मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, डिवाइड कर दो 10⁻³ से, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा कितना? इज इक्वल्स टू 8.515 इंटू 10⁻³ लीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो एसटीपी पे आइडियल वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। एक्चुअल आपने कितना निकाला है? ये निकाला है। तो अगर आपको रेशो निकालना है एक्चुअल अपॉन आइडियल का, एक्चुअल अपॉन आइडियल का, तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? एक्चुअल कितना है भाई? 8.515 इंटू 10⁻³ लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। कितना आ जाएगा भैया? कितना आ जाएगा भैया? डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 3.801 रेशो आ जाएगा। 3.801 इंटू 10⁻⁻4 रेशो। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे फिर। फटाक से नोट डाउन कर लो, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, शो दैट इट इज 22.4 लीटर्स। ठीक है, ठीक है, अब यही शो करना है आपको। लो शो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, मानते हो कि नहीं? 1 मोल है
अरे n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो PV इज इक्वल्स टू RT, ये वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, हाँ सर ये हो गई, PV इज इक्वल्स टू RT, ये वैल्यू हो गई, PV इज इक्वल्स टू RT, ये वैल्यू हो गई, है ना, हाँ सर। ओ माय गॉड, आपको चाहिए V, V इज इक्वल्स टू RT बाय P, RT बाय P, तो V इज इक्वल्स टू R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, टेम्परेचर कितना बोला है, STP बोला है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और आपको प्रेशर बोला है कितना, STP मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो 8.314 इंटू 273 डिवाइड बाई 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आ गई 22 लीटर वैल्यू, ठीक है, 22.4 लीटर, ठीक है ना, जो उसने बोला था वो हमने क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया, कुछ भी नहीं था, कुछ भी खास इसमें ऐसा नहीं था। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया PV बाई T वर्सेस P का, ये पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो, हाँ सर। अच्छा, अगर बोला गया है फॉर 1.00 इंटू 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। डॉटेड प्लॉट क्या सिग्निफाई करता है, डॉटेड प्लॉट आपको सिग्निफाई करता है PV बाई T का P से रिलेशन विद फॉर एन आइडियल गैस, ये डॉटेड लाइन आपको ये बताता है, ठीक है सर। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, विच इज ट्रू, T1 इज ग्रेटर देन T2 और T1 इज लेस देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2 और T1 इज लेस देन T2। भाई जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपकी गैसेस का बिहेवियर रियल गैस आइडियल गैस के पास पहुंचने लगता है, तो आप देखो T1 का जो बिहेवियर है वो डॉटेड लाइन के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि T1 टेम्परेचर बड़ा है एज कंपेयर टू T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना। रियल गैसेस आइडियल गैसेस जैसा बिहेव करती हैं जब वो हायर टेम्परेचर पे होती हैं, ठीक है। चलिए अभी हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV बाई T वेयर द कर्व मीट्स ऑन द y एक्सेस, आपको PV बाई T की वैल्यू निकालनी है। PV बाई T इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n इंटू R, यही होगा कि नहीं, PV बाई T इज इक्वल्स टू n इंटू R, ठीक है भाई। आपसे वो PV बाई T का रेशो पूछ रहा है, PV बाई T की वैल्यू पूछ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 1 इंटू 10⁻³ kg, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मोलर मास 32 इंटू R इज 8.314, क्लियर है कि नहीं, हाँ सर पर मोल केल्विन, ठीक है। चलो तो 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 32 इंटू 8.314, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, PV बाई T की, कितनी आ गई वैल्यू भाई, 2.598 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। क्लियर है कैसे किया हमने इसको, देख लीजिए एक बार, लिख लिया। चलिए आगे बढ़े। सर हमको लग रहा है आपने एक गलती कर दी है, क्या सर, ये 32 ग्राम है, इसको भी तो केजी में चेंज करोगे ना 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही शानदार बात पकड़ लिया आपने। तो ये वैल्यू सर मेरे हिसाब से पता है क्या आनी चाहिए, 0.26 सर, ये वैल्यू आनी चाहिए 0.26 जूल पर केल्विन। अब सही है सर, अब सही है सर। ये जो PV बाई T की वैल्यू आपसे पूछी गई है, एक किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए, या 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए, सॉरी ऑक्सीजन के लिए, सॉरी ऑक्सीजन के लिए वो PV बाई T वैल्यू कितनी आई है, 0.26 जूल पर केल्विन, ठीक है। चलो भाई डी, इफ वी ऑब्टेन्ड सिमिलर प्लॉट्स फॉर 1 इंटू 10⁻³ kg ऑफ हाइड्रोजन, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीजन से बदल के क्या आ गई है, हाइड्रोजन, वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ PV बाई T, नहीं। अगर आप यहाँ ऑक्सीजन चेंज कर दोगे, सेम मास की हाइड्रोजन रख दोगे, तो PV बाई T की वैल्यू सेम नहीं आने वाली है, ये बात पक्की है। एट द पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट ऑन द y एक्सिस, इफ नॉट व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड्स द सेम वैल्यू, अगर नहीं आ रही है PV बाई T की सेम वैल्यू, तो फिर बताओ आपको कौन सा मास रखना पड़ेगा हाइड्रोजन का, इसकी जगह कौन सा मास रखोगे कि PV बाई T की वैल्यू यही आ जाए, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व। हम जानते हैं भाई कि जो PV बाई T है वो और कुछ नहीं n इंटू R है, और उसकी वैल्यू 0.26 है, ठीक। n इंटू R, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 इंटू 10⁻³ है, ठीक है सर। नहीं हो तो हमको निकालना है कि कितने मास के लिए बराबर हो जाएगा PV बाई T की वैल्यू, ठीक है। मोलर मास कितना है, मोलर मास है 2 इंटू 10⁻³ kg इंटू R की वैल्यू है 8.314 इज इक्वल्स टू 0.26। मानती हो कि नहीं मानती, मानती हो क्या होता है सर, मानते हो भी तो हो सकता है, अरे बिल्कुल, इतनी बार मानते हो बोला तो एक बार मानती हो नहीं बोल सकते क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो 0.26 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 8.314, और m की वैल्यू आ गई 6.25। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6.25
इंटू 10 टू द पावर, अच्छे से लिख देता हूँ, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5 kg। अगर इतना मास हाइड्रोजन का आप रखते हो, लेते हो, तो फिर PV/T की वैल्यू 0.26 ही आने वाली है, इस मास से तो कभी नहीं आएगी। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। चलिए बढ़िया, हाँ सर बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़िया सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर्स हैज एन इनिशियल गेज प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो बोल रहा है चुपचाप वो लिख लो। पहला केस आपको बोल रहा है वॉल्यूम आपको 30 लीटर्स दी है, तो 30 इंटू 10 टू द पावर -3 करके इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। ठीक, V1। इनिशियल गेज प्रेशर आपको दिया हुआ है P1, इनिशियल गेज प्रेशर आपको 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो 15 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करके इसको पास्कल में चेंज कर लिया। ठीक है ना, इसको पास्कल में चेंज कर लिया। ठीक है भैया, है ना, एंड अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लिया तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, कुछ निकाल ली गई ऑक्सीजन सिलेंडर से, द गेज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर कहां ड्रॉप कर गया? 11 एटीएम पे ड्रॉप कर गया। कहां से? 15 एटीएम से 11 एटीएम पे ड्रॉप कर गया। और टेम्परेचर कितना हो गया? 17 डिग्री सेल्सियस। तो P2 कितना हो गया? 11 एटमॉस्फेयर इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक, और T2 कितना हो गया? T2 हो गया हमारा, कितना हो गया भैया? 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 प्लस 273 इज 290 केल्विन हो गया। ठीक, वो बोल रहा है एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर। कितना मास विड्रॉ कर लिया गया है आप वो बताओ, कितना लीक हो गया है मास आप वो बता दो। ठीक है, तो हम पहली वाली वैल्यूज लेकर चलते हैं। देखो ये क्या है? 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी ये 15 क्या है? गेज प्रेशर है। समझे कि नहीं समझे? 15 एटीएम, एक एटीएम मतलब इतना पास्कल, तो 50 एटीएम मतलब इतने पास्कल। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझे। ओके चलिए, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमको लगाना है इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल्स टू nRT1। ठीक है ना? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इससे आप क्या निकालोगे? इससे आप पहले निकालोगे वैल्यू किसकी? नंबर ऑफ मोल्स की, N1। ठीक है, उसके बाद N2 की वैल्यू निकालोगे, N1 माइनस N2 करोगे और उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करके देखो खुद से, नहीं तो मैं कर। हाँ, सॉल्व करके देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा होगा, मैं जानता हूँ ना। चलो, तो मैं यहाँ पे प्रेशर वैल्यू पुट करता हूँ। प्रेशर की वैल्यू कितनी है? हमको N1 निकालना है ना, N1। तो P1 V1 अपॉन RT1 करता हूँ मैं। चलो, P1 V1 अपॉन RT1 वैल्यू पुट करो फटाफट। P1 is 15। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ आप गेज प्रेशर क्यों रख रहे हो? यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे चेंज करोगे? इस गेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दोगे। भैया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती थी? P ATM प्लस P गेज। P गेज आपको कितना दिया है? 15 ATM। एक ATM और जोड़ोगे तो 16 ATM आ जाएगा। तो आप यहाँ 16 ATM से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, मुझे पता है। मैं 15 ATM से कर दे रहा हूँ। तो P1 की वैल्यू 15 ATM, उसको मैंने 1 पास्कल में चेंज किया, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इंटू वॉल्यूम 1 30 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय RT1। R की वैल्यू 8.314 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन। इसको आप सॉल्व करिए, वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? 15 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 300, वैल्यू आ गई 18.27। N1 कितना आ गया? 18.276। ठीक है ना, ये आ गई वैल्यू आपकी N1 की। सिमिलरली N2 पता करेंगे। N2 पता करो। N2 इज इक्वल्स टू P2। P2 कितना है? 11 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। P2 की जगह पुट किया। V2 कितना है? V2 कितना है? अच्छा, V2 में आपको डाउट आएगा कि सर शुरू में वॉल्यूम तो आपने 30 ले लिया, V2 क्या होगा? तो देखो, जब आप सिलेंडर से कुछ गैस निकाल लोगे तो गैस कम हुई सिलेंडर के अंदर, लेकिन गैस का काम क्या है? फैलना। तो गैस वापस फैल के कितना वॉल्यूम कवर कर लेगी? उतना ही वॉल्यूम जितना कंटेनर का था, है ना। फिर से वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 30 इंटू 10 टू द पावर -3। माने कि नहीं माने?
अरे भैया गैस का मास जरूर कम हो गया होगा, लेकिन वॉल्यूम तो वो उतना ही कवर करेगी ना, फैल जाएगी पूरे कंटेनर में, और जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस आ जाएगा। ठीक है सर, ओके, डिवाइड बाय 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 290 केल्विन। ठीक है, ओके सर, आ जाओ 11 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 290, कितनी आ गई वैल्यू 13.86। 13.86। पहले कितने मोल्स थे भाई 18.276, अब कितने बचे 13.86, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि गैस विड्रॉ कर ली गई है। तो कितनी विड्रॉ कर ली गई जरा वो निकालें, N1 माइनस N2 कितना होगा वो 18.276 माइनस आंसर कितना आ गया 4.411 मोल क्या कर लिए गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए। अब भैया आपको तो मास चाहिए, एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना आपने बाहर निकाल लिया। तो भैया अगर हमको मास को चेंज करना है इसको, तो n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है, जानते हो कि नहीं। तो अगर हमको n दिया है और उसको अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक, n कितना आया 4.411, इतना आपने बाहर निकाल दिया। मोलर मास है कितना ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो ये कितना आ गया इंटू 32 इज 141.11 ग्राम। इतना आपने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है कंटेनर से, इतना मास आपने क्या कर लिया है, गैस का निकाल लिया है कंटेनर से। समझे मेरी बात कि नहीं। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया, पहले N1 निकाला, वॉल्यूम कितना रख के जितना कंटेनर का वॉल्यूम था, फिर हमने N2 निकाला, कितना वॉल्यूम रख के जितना कंटेनर का वॉल्यूम था। बाकी सारी क्वांटिटीज आपको गिवन है, फटाफट वैल्यू रखोगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, an air bubble of volume 1 cm³ rises from the bottom of a lake of 40 meter deep at a temperature of 12 degree Celsius. To what volume does it grow when it reaches the surface which is at a temperature of 35 degree Celsius? ओके, ठीक है, ये है सरफेस, ये है बॉटम। कितना नीचे है भाई बॉटम 40 मीटर नीचे, कितने नीचे है 40 मीटर नीचे। ओके सर, एयर बबल है ना, चलो एयर बबल, ये है हमारा बबल। टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर है T1 कितना 12 डिग्री सेल्सियस, मुझे केल्विन में रखना है, मेरे को मतलब ही नहीं है डिग्री सेल्सियस से, तो 285 केल्विन पर ये बबल है। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब, सॉरी ओहो सर, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻² का क्यूब, तो ये हो जाएगा -6 है ना, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दिया है, टेम्परेचर दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, प्रेशर भी आपको इनडायरेक्टली दे दिया है। कैसे दे दिया है, देखो बाहर है एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बबल पे कितना प्रेशर आ जाएगा, इस हाइट के कारण कितना प्रेशर आ जाएगा ρgh, मानते हो कि नहीं। हाँ, तो P1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई PATM प्लस ρgh। चलो इसकी वैल्यू निकाल लें, तो P1 इज इक्वल्स टू PATM इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस ρgh, पानी में है ना, तो रो की वैल्यू हो गई 1000, जी की वैल्यू आप 10 ले लो मोटे मोटे तौर पर, रो जी और एच की वैल्यू आपको 40 मीटर दी गई है। आओ इसको सॉल्व करें, 1000 इंटू 10 इंटू 40 प्लस 1.013 इंटू 10⁵, कितनी आ गई वैल्यू वैल्यू आ गई P1 इज इक्वल्स टू 501,300 पास्कल, 300 पास्कल, P1 की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको यहाँ P1 भी पता है, V1 भी पता है, T1 भी पता है। अब वो बोल रहा है कि बबल उठ के ऊपर चला गया, यहाँ कहीं बबल आ गया है, ठीक है ना, किस टेम्परेचर पर, सरफेस का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो T2 आपको दे दिया कितना 273 प्लस 35 इज 308 केल्विन, है ना। वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, प्रेशर आपको पता है कि अगर सरफेस पे आ गया है तो प्रेशर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा, तो आपको P2 भी गिवन है। ठीक है, चलिए तो क्या करें, एयर बबल है, आइडियल गैस मानकर उस पर आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें, बिल्कुल लगा दीजिए सर। तो ये हो जाएगा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। P1 कितना है, P1 निकल कर आया है 501,300 इंटू वॉल्यूम 1, V1 कितना आया है 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय T1 कितना है, T1 है 285 केल्विन इज इक्वल्स टू
P2 की वैल्यू कितनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, मानते हो कि नहीं? हाँ। वॉल्यूम निकालना है कितना हो जाएगा एक्सपैंड होके, प्रेशर कम हुआ है क्योंकि। टेम्परेचर T2 आपके पास है 308 केल्विन। सॉल्व करेंगे भाई, सटासट वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम की वैल्यू 501,300 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 285 इंटू 308 डिवाइडेड बाय 1.013 इंटू 10⁵, वॉल्यूम आ गया 5.25। V2 की वैल्यू आ गई हाई 5.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। किसकी वैल्यू आ गई है? V2 की वैल्यू आ गई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है कुछ मुझसे? नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई होगी, है ना। एक बार देख लीजिए, हमने P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 लगाया, प्रेशर हमारे पास बिल्कुल सही आया है, वैल्यू सही रखी है। V2 की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। देखो न्यूमेरिकली कोई वैल्यू गलत हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर एकदम सही है, सोच एकदम सही है। थोड़ा सा काम आपको भी करना है कि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखना है कि ये वैल्यू सही आई है या नहीं आई है। प्लीज़ इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है? पक्की बात है? हाँ सर, चलो पक्की बात है। तो वॉल्यूम बढ़ गया है क्या? हाँ सर, वॉल्यूम बढ़ गया ना, P1 P2 बढ़ गया, क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। चलिए भाई, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर कर दूँ इसको, नोट डाउन कर लो। हाँ सर, क्लियर कर दो, चलो क्लियर, वेरी गुड, आगे बढ़ो। Estimate the total number of air molecules inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in a room of capacity A। अच्छा, estimate the total number of air molecules। आइए सॉल्व करते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो PV इज इक्वल्स टू nRT, मानते हो कि नहीं? ठीक है सर। PV इज इक्वल्स टू, R को आप क्या लिख सकते हो? R बाय, अरे यार ये लाल पेन कहाँ से चल जाता है, R बाय NA इज इक्वल्स टू K होता है ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, तो हम N इंटू R की जगह क्या पुट करेंगे? R की जगह हम पुट करेंगे K इंटू NA, ये R की जगह आ गया इंटू T, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर, ओके 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 ओके। आइए आगे चलते हैं। N इंटू NA निकालना है हमको, तो N इंटू NA, N इंटू NA PV बाई KT इज इक्वल टू PV बाई KT। चलिए, तो यहाँ पर N इंटू NA क्या हो गया? नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ एवोगैड्रो, है ना? एवोगैड्रोज नंबर है इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आइए, ओके, इन रूम ऑफ कैपेसिटी एट टेम्परेचर ऑफ, चलो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, तो 1 इंटू 10⁻1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 25 मीटर क्यूब कि सेंटीमीटर क्यूब? 25 मीटर क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। मैं सेंटीमीटर में क्यूब मानकर कर लूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? है, होगी क्या? सर जो दिया है उससे कर लो ना यार। अगर कुछ प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर क्यूब ही ले लेता हूँ यार, है ना? इसको मैं 25 सेंटीमीटर क्यूब कर लेता हूँ। मीटर क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है? ठीक है सर, ये हो गया V। K की वैल्यू 1.038 इंटू 10⁻⁻23, है ना? हाँ। टेम्परेचर कितना आएगा? टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। चलो इसको सॉल्व करें, तो 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.038 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300, वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 8.3126 इंटू 10⁻20। बाप रे! तो N इंटू NA की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास 8.132 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कुछ भी तो नहीं था। इन न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा क्या लग रहा है जो आपको नहीं बनेगा? सॉल्व करो, सॉरी छापो, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लगाया दिमाग, समझ में आया? चलिए भाई आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ओहो हो सर, यहाँ पर तो 0 नहीं होना चाहिए था, 1.38 होना चाहिए था ना सर। ओके, तो फिर ये वैल्यू भी बदलेगी, ये वैल्यू भी बदल जाएगी। फिर से कैलकुलेट, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब,
-6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 इंटू 300, वैल्यू आ जाएगी 6.11। अब आ गई वैल्यू बदल के 6.11 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। कुछ गलत तो नहीं है, सब सही किया है कि नहीं? P रख दिया सही, V रख दिया सही, सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पता नहीं कि यहाँ पे वैल्यू मीटर क्यूब में थी कि सेंटीमीटर क्यूब में, मैंने मानकर इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम। अरे तो बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चन है, बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चन है। इस टेम्परेचर पर लगाओ 3/2 kT, इस टेम्परेचर पर लगाओ 3/2 kT, और इस टेम्परेचर पे भी लगाओ 3/2 kT, 3/2 kT। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3/2 kT लगाओ और आंसर निकाल लो, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 3 वेसल है इक्वल कैपेसिटी की, जिसमें गैसेस भरी हुई है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर। द फर्स्ट वेसल कंटेन्स नियॉन, सेकेंड कंटेन्स क्लोरीन एंड थर्ड कंटेन्स यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। एक है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और एक है पॉलीएटॉमिक। डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या सारी गैसेस के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलता है कि अगर आपके पास अगर गैसेस हैं जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर है और उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो उनके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से हम ये बोल सकते हैं कि द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक। इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द सेम इन 3 केसेस। क्या तीनों ही केसेस में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सही होगी, क्या बराबर होगी, क्या नहीं? देखो, आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो होती है 3RT/m, है ना? अरे हाँ कि ना, ठीक है सर, ये होती है कि नहीं होती? हाँ सर, यही होती है। अब भैया जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी आरएमएस वेलोसिटी कम होगी। अब आप मुझे खुद बताओ किसका मास ज्यादा होगा, किसका मास ज्यादा होगा? जो नियॉन है उसका मास सबसे कम है, तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में समझाया है कि जो जितना ज्यादा भारी मास वाला होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होने वाली है। कर दिया आपने सॉल्व, कुछ भी तो नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो, एक क्वेश्चन का आंसर था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और दूसरे का हमने मोलर मास से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। At what temperature is the root mean square speed of an atom in an argon gas cylinder equal to the RMS speed of helium? कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कि नहीं? हाँ सर, कर चुके हैं। अंडर रूट 3RT/m of argon is equals to अंडर रूट 3RT/m of helium। ठीक है, सॉल्व करें। देखो 3 से 3 तो काट दो पहली, R से R काट दो पहली, है ना? वो पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, तो यहाँ T1 कर दो, यहाँ T2 कर दो। ठीक है ना? अंडर रूट भी हटा दें क्या? हाँ सर, रूट भी हटा दो, रूट भी हटा दो सर। क्या मतलब? रूट भी हटा दो। T1 की वैल्यू कितनी है भाई? -20। अच्छा, सिलेंडर इक्वल टू द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट -20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, चलो हीलियम के लिए आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फिर हम। टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 -20 कितना हो गया? 253 केल्विन। 253 केल्विन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। अब 4 × 10⁻³ लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है, कट जाना है क्योंकि दोनों साइड। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर आपको T1 पता करना था। आर्गन का आपको कितना दिया हुआ है? 39.9 U। इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से, केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ये कटा इससे, वैल्यू आ जाएगी 253 × 39.9 डिवाइड बाय 4, तो वैल्यू आ गई 2523.675। T1 की वैल्यू आ गई 2523। बाप रे, बहुत टेम्परेचर आया ये तो, 67 केल्विन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। क्लियर? पक्का? सॉल्व हो गया क्वेश्चन? सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 3 लाइन का तो क्वेश्चन था, 3 भी नहीं, 2 लाइन का तो क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़िए सर, इसको क्लियर करिए। ये कर दिया मैंने क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टिमेट द मेन, ओ हो, बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है जिस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर आपको 2 atm दिया हुआ है, 2 × 1.013 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, तुरंत लिख दिया मैंने। टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 17 डिग्री सेल्सियस।
273 प्लस 10 इज 283 और 7 290 केल्विन। टेक द रेडियस ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टू बी रफली अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। रेडियस आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। रेडियस आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। रेडियस आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है ना। कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। चलिए देखते हैं, आपको मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया गया है 28 ग्राम्स नाइट्रोजन का। चलिए पहले तो हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकालते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 मोल लेंगे, है ना। n इज इक्वल्स टू 1 मोल लेंगे तो PV इज इक्वल्स टू nRT की जगह RT रखता हूं मैं। P की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम आपको निकालना है। R की वैल्यू है 8.314। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना 290 केल्विन। 290 केल्विन तो 8.314 इंटू 290 केल्विन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। कितनी आ गई वैल्यू? वॉल्यूम आ गया आपका 0.0119 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। ये 1 मोल का वॉल्यूम आया है। क्या आया? ये 1 मोल का वॉल्यूम आया है, ठीक। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आपके पास था, मैंने डिराइव करवाया था 1/√2 n पाई d स्क्वायर। इसमें n क्या था? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब भैया n इज इक्वल्स टू, यहां पर वॉल्यूम किसका है? 1 मोल का है, 0.0119। ये क्या 1 मोल का वॉल्यूम है? हाँ सर, ये 1 मोल का वॉल्यूम है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 0.6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, निकाल लेते हैं। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 0.0119। कितनी वैल्यू आ गई? पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। n की वैल्यू आ गई कितनी? स्मॉल n की वैल्यू आ गई आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज 5.061 इंटू 10 टू द पावर 25। लिखो भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? इतने मॉलिक्यूल्स हैं 25, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो n पता चल गया, पाई कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, d की वैल्यू क्या है भाई? आपको रेडियस दिया हुआ है, d बना लो। नहीं सही है कि नहीं? हाँ सर सही है, सारी वैल्यू सही लिखी है मैंने, बिल्कुल सही लिखी है। चलिए भैया, तो रेडियस आपके पास है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो डायमीटर बन जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? मीन फ्री पाथ। तो L इज इक्वल्स टू 1/√1/√1/√, n की वैल्यू कितनी है? 5.061 इंटू 10 टू द पावर 25 n पाई इंटू डी स्क्वायर। अब d कितना है भाई? 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। सही है कि नहीं? हाँ सर। सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व करिए सर। 2 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर, बाप रे, इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर 25, बाप रे, इंटू 5.061 इंटू √2। ओ माय गॉड, कितनी सारी वैल्यू आ गई ये तो 1 डिवाइड बाय आंसर किया हमने, तो वैल्यू आ गई मीन फ्री पाथ की कितनी? L इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। दिस इज मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये पहला पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व किया है, नोट डाउन करो, फिर आगे चलो। नोट डाउन कर लिया? चलिए भाई, तो मीन फ्री पाथ हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है क्या क्या क्या? कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। आरएमएस वेलोसिटी कैसे निकलेगी? √3RT/m से, √3RT/m से, ठीक है। इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स r की वैल्यू 8.314। अच्छा, t की वैल्यू कितनी भैया? 17 डिग्री सेल्सियस है तो 290 केल्विन डिवाइडेड बाय कैपिटल M करो ना इसको, ठीक है। नाइट्रोजन है तो 28 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, है ना। कहाँ गया मेरा हथियार? कहाँ गया? ये है मेरा हथियार। आओ उसको सॉल्व करें। 3 इंटू 8.314 इंटू 290 डिवाइड बाई 28 इंटू 10 टू द पावर -3। वैल्यू कितनी आ गई?
508.25, 508.25, चलो 508.25 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है एकदम? हाँ सर एकदम सही है, आ जाइए। ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी आ गई, मीन फ्री पाथ आ गया। अब आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी यूनिट क्या आनी चाहिए? 1/सेकंड आनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर 1/सेकंड आनी चाहिए। आरएमएस वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं मीटर से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? मीटर पर सेकंड को अगर मीटर से डिवाइड कर दूं तो क्या पर सेकंड में नहीं आने लग जाएंगी चीजें? हाँ, और हमको वही तो चाहिए है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, किस वेलोसिटी से चल रहा है और कितनी मीन फ्री पाथ है, कितना मीन फ्री पाथ है ना। इसको एल भी बोलते हैं, लैम्डा भी बोलते हैं कई लोग, मैं एल बोलता हूँ। चलिए, VRMS इज 508.25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर मीन फ्री पाथ कितना है? मीन फ्री पाथ है 1.11 इंटू 10⁻⁻⁷। तो देखो ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर में है, मीटर से ये मीटर कट जाएगा, 1/सेकंड में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी किस में होती है? पर सेकंड में होती है। तो 508.25 इंटू 1.11 इंटू 10⁻⁷, वैल्यू कितनी आ गई भाई? ओ बाय गॉड, बहुत ज़्यादा आ गई है। तो 4.57, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, है ना। पर सेकेंड मतलब ऐसे कोलिजन हो रहे हैं, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है भैया। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, समझते हो कि नहीं? हाँ सर, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? टाइम कितना लगा? टाइम बिटवीन कोलिजन्स, टाइम निकालना है अगर तो टाइम बिटवीन कोलिजन्स, टाइम बिटवीन कोलिजन्स ये क्या होगा भाई? ये होगा 1/फ्रीक्वेंसी। 1/पर सेकंड करोगे तो टाइम आ जाएगा सेकंड में, तो इसको 1/ करो, चलो तो ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय दिस, तो आ गया ओ हो, बाप रे, 1 डिवाइड बाय दिस, ये कितना आया? 2.183 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। इतने सेकंड में क्या हो रहा है भाई? कोलिजन होते जा रहे हैं भड़ाभड़ 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 भड़ाभड़। इतना कम टाइम में देखो कोलिजन कितने भड़ाभड़ भड़ाभड़ होते जा रहे हैं। ठीक है ना, यही हमसे पूछा था, हमने सब निकाल दिया जो जो उसने बोला था। क्लियर? सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, पक्का 100%? जी सर। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं इसको। चलो नेक्स्ट खत्म, हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गए हैं, है ना। एडिशनल एक्सरसाइज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो काम के क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की आपकी खुद की वेबसाइट है जहां पर आपको प्रॉपरली अरेंज सारे लेक्चर्स मिलते हैं। मान लीजिए आपको क्लास 11 के लेक्चर्स चाहिए, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, क्लास 11 के सारे लेक्चर्स आपको देखिए आंखों के सामने दिख रहे हैं। मान लीजिए आपको क्लास 11 फिजिक्स पढ़ना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लास 11 फिजिक्स के सारे लेक्चर आपके सामने हैं भैया। मान लीजिए आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है, आपने कंसेप्ट ऑफ फोर्स पे क्लिक किया, मैं आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ यहाँ पर मिल गया। ठीक है, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की जो आइडियोलॉजी है वो है फ्री एजुकेशन देने की। हम बिल्कुल भी कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्वालिटी कंटेंट देते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी वही है ना। हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए आए हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और उस मोटिवेशन में क्या आता है? आपको हमारे लेक्चर्स क्या करना है? लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे लेक्चर्स को शेयर करना है लोगों के बीच में। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को खत्म। यहाँ मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट कर दिया है। हमको नया लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, ऑसिलेशंस। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।